हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। आज मैं आप लोगों के लिए प्रयास टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट 1 में सेक्शन बी दिया था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपने इसका सेक्शन ए को देख लिया होगा और अपनी गलतियों को समझ लिया होगा। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रयास टेस्ट सीरीज टेस्ट 1 सेक्शन बी का सॉल्यूशन। सेक्शन बी में मैंने 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में। एक उसमें इंटरनल चॉइस थी और वाला क्वेश्चन भी था। तो आज मैं आपको उन्हें सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। ये बच्चों एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए पहले ध्यान से एक बार पढ़ लो क्या क्या दिया है। इसमें कह रहा है इन अ विलेज ऑफ 8,000 पीपल 3,000 गो आउट ऑफ द विलेज टू वर्क। मतलब बच्चों 8,000 लोग हैं एक गांव में, उस गांव के 3,000 लोग आउट ऑफ द विलेज चले गए हैं किसी काम करने के लिए। विलेज में नहीं रहते हैं, बाहर जाके कहीं काम कर रहे हैं। एंड 4,000 आर वुमेन। साथ में यह भी जानकारी दी है जो 8,000 लोग पूरे हैं गांव में, उसमें से 4,000 वुमेन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है देखो। तो बच्चों टोटल पॉपुलेशन गांव की जो दी है, टोटल पॉपुलेशन वो बच्चों 8,000 है। अब 8,000 में बात करें तो उसमें 4,000 मेल है और 4,000 ही फीमेल है। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैंने ऐसे लिख लिया है जिससे याद रहे। अब दूसरी बात ये कही गई है कि 3,000 जो लोग हैं वो गो आउट ऑफ द विलेज टू वर्क। 3,000 लोग ऐसे हैं जो गांव से बाहर चले गए हैं काम करने। फिर आगे कहता है इट इज नोटेड दैट 30% ऑफ द वुमेन गो आउट ऑफ द विलेज टू वर्क। और 30% वुमेन भी, मतलब जितने भी गए हैं उसमें 30% वुमेन गो आउट ऑफ द विलेज, वो भी गई हैं साथ में। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन इंडिविजुअल इज आइदर अ वुमेन और अ पर्सन वर्किंग आउटसाइड द विलेज। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि हमने रैंडमली पूरी गांव की पॉपुलेशन से एक पर्सन सिलेक्ट कर लिया, तो इस बात के क्या चांसेस होंगे कि वो या तो औरत हो, वुमेन हो, या फिर वो पर्सन हो आउटसाइड द विलेज, वर्किंग आउटसाइड द विलेज। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना, एक इवेंट ए कंसीडर कर लेना। क्या लिखना, पर्सन, या ऐसे लिख लेना सिलेक्टेड पर्सन, सिलेक्टेड पर्सन इज अ वुमेन। ठीक है, और बी इवेंट मान लेना सिलेक्टेड पर्सन वर्किंग आउटसाइड विलेज। ठीक है, तो ए इवेंट क्या हो गई, जो हमने पर्सन रैंडमली सिलेक्ट किया वो एक वुमेन है। बी इवेंट क्या हो गई, जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया वो वर्किंग आउटसाइड द विलेज है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्टेड पर्सन इज अ वुमेन, तो ये आंसर आ जाएगा 4,000 अपॉन 8,000, क्योंकि टोटल वुमेन 4,000 है
और टोटल पॉपुलेशन ए है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दी सिलेक्टेड पर्सन वर्किंग आउटसाइड द विलेज। कितने लोग विलेज से बाहर जाके काम कर रहे थे? 3000, तो 3000 अपॉन 8000 आ गया। अब बात आती है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो लोग जो गांव से बाहर जाकर काम कर रहे हैं और फीमेल है, वो लोग जो गांव से बाहर जाके काम कर रहे हैं और फीमेल है, तो बेटा यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि 30% ऑफ द वुमेन गो आउट द विलेज, है ना, टू वर्क। तो 4000 का 30% निकाल लेना, 4000 का 30%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो बेटा करीब 1200 वुमेन ऐसी हैं जो गांव में से बाहर जाकर काम कर रही हैं। साफ साफ लिखा है ना, 30% ऑफ द वुमेन गो आउट ऑफ द विलेज। टोटल वुमेन इन द विलेज 4000। हाउ मेनी वुमेन गो आउट द विलेज? 30%। तो 30% ऑफ हमने इसका निकाल लिया, 1200 आ गया। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 1200 अपॉन 8000। तो बच्चों यहां से ऐसा आ जाएगा करीब 4000 और 3000 7000। 7000 में से 1200 माइनस कर दो तो तुम्हारा बचेगा 5800। 5800 अपॉन 8000, और ये बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करना, 58 अपॉन 80 और 2 से कैंसिल कर देना, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 29 अपॉन 40 एंड दिस इज आंसर। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकलकर आ चुकी है। कितना बच्चों को समझ में आया ये सवाल? अच्छा सवाल था, ध्यान से तैयार कर लेना। ये अभी जो सीबीएसई में एग्जाम हुआ था, सीबीएसई 2025 के एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था। ठीक है, ये आप लोग बहुत ढंग से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई 2025 के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमने बच्चों वेक्टर का लिया है। वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो, वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल टू द 3 एक्सिस एक्स वाई जेड। तो एक वेक्टर आर है बच्चों, वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो सबसे पहली लाइन ये लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर आर equally inclined to x-axis, y-axis and z-axis. It means अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। मतलब क्योंकि वेक्टर आर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो यानी कि जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उतना ही वाई के साथ बना रहा है, उतना ही जेड के साथ बना रहा है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये ले लेना कि वी नो, हम जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा हमारे डायरेक्शन एंगल होते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। अब क्योंकि ये तीनों बराबर है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये हमारा बेटा कॉस अल्फा निकल आया, कॉस बीटा निकल आया, कॉस गामा निकल आया। अब बच्चों वेक्टर हमें लिखना है, एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 5√3 है और कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाता है। तो तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम लोगों को वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर कभी भी कोई वेक्टर लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, वेक्टर आर, रिक्वायर्ड वेक्टर आर इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर
और साथ में यहां पर लिख दिया करो LI प्लस MJ प्लस NK। समझ आया? और कॉस अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं? L। तो L हमारा क्या हो गया? प्लस माइनस 1/√3। और बेटा क्योंकि अल्फा बीटा गामा बराबर है तो M भी कितना हो गया? प्लस माइनस 1/√3। तो L, M और N तीनों ही बराबर हो जाएंगे। बस अब ये सारी वैल्यू आपको इसमें रखनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R हमें दिया 5√3। सो हियर वी राइट 5√3। L के प्लेस पर मैंने लिखा प्लस माइनस 1/√3 I कैप प्लस माइनस 1/√3 J कैप प्लस माइनस 1/√3 K कैप। 1/√3 कॉमन लेके कैंसिल कर देना तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 I कैप, 5 J कैप और 5 K कैप। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो बेटा ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5√3 होगा और ये वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ऐसे सवाल आप ये मत सोचो कि सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एक सवाल सीख गए। ऐसे सवाल बहुत आएंगे, आगे टेस्टों में भी आएंगे। तो मैं चाहूंगा इसे आप बहुत अच्छी तरीके से सीख लें जिससे आगे भविष्य में ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन इसका इंटरनल चॉइस बी में दिया था। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वेक्टर पे ही बना के दिया था। क्या लिखा है देखो, X and Y are 2 points with position vector this and this respectively. Write the position vector of the point Z which divide the line segment XY in the ratio 2:1 externally. तो बच्चों ये हमारा सेक्शन डिवीजन वाला आ रहा है। तो देखो क्या कह रहा है जरा समझना। वो यहां पर ये बात कह रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। देखो ये बनाया मैंने एक लाइन सेगमेंट, ठीक। इस लाइन सेगमेंट में ये वाला पॉइंट है मान लो A और ये वाला पॉइंट है B। यहां पर एक पॉइंट हो गया O, ठीक है। अगर हम बात करें O के रेस्पेक्ट में A का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, O के रेस्पेक्ट में B का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। O के रेस्पेक्ट में, सॉरी मैंने थोड़ा सा एक बार फोकस नहीं किया ध्यान से। ये बेटा A और B पॉइंट नहीं है बल्कि कौन से है, X और Y है। मैंने गलती से A और B लिख दिए थे। तो O के रेस्पेक्ट में X का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया देखो, 3 वेक्टर A प्लस का वेक्टर B, ये हो गया। और O के रेस्पेक्ट में Y का पोजीशन वेक्टर ये हो गया वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B, ये हो गया। तो अब वो कह रहा है राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट Z which divide the line segment XY in the ratio 2:1 externally। अब वो डिवाइड जो कर रहा है वो एक्सटर्नली कर रहा है बच्चों। कहां पर, एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है अगर वो, तो मैंने क्या करा यहां पर थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा दिया देखो, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो बाहर होगा। तो ये देखो मैंने बाहर डिवाइड कर दिया और इस पॉइंट को मैंने माना क्या, Z। तो वो हमसे बच्चों इस Z पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है क्या होगा। तो ये Z का पोजीशन वेक्टर बताना है। और अगर यहां से देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1। 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो तुम लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था बच्चों कि कभी भी अगर एक्सटर्नली का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों को फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूजन होता है। तो हमने तुमको उसकी एक राय दी थी कि क्या करो, इस Z पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप बीच में ले आओ ऐसे,
मैंने हल्का सा लिखा है जिससे ये काम एक तरीके से रफ में चल रहा है। और उठाकर क्या करो, ओ से जेड को मिला दो ऐसे। अब ये इंटरनली हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस 2 हो गया, ध्यान से देखना, ये वाला डिस्टेंस 2 हो गया और ये वाला डिस्टेंस 1 हो गया। तो अब आप फॉर्मूला इंटरनली का ही लगा देना, पर बीच में माइनस लगा के चलना। तो बेटा ये काम आपको टीचर को नहीं दिखाना है, बस हल्का सा समझाने के लिए बता दिया मैंने। तो बेटा जेड का पोजीशन वेक्टर OZ बराबर होगा, क्या बताया था मैंने, पहले 2 लिखा, 2 के इधर कौन सा वेक्टर आ रहा है, देखो y, तो 2 के इधर y का पोजीशन वेक्टर OY -1 इंटू x का पोजीशन वेक्टर OX अपॉन नीचे आ जाएगा 2 - 1। ये आपका फॉर्मूला बन गया। और अब आप क्या करेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, y का पोजीशन वेक्टर हमें कितना दिया देख लो, वेक्टर a - 3 वेक्टर b माइनस x का पोजीशन वेक्टर देख लो कितना दिया है, 3 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और बेटा नीचे तो 1 है तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं, तो ये हो गया 2 वेक्टर a माइनस का 6 वेक्टर b माइनस का 3 वेक्टर a माइनस का वेक्टर b। तो यहां से आप लोग देखोगे तो 2 वेक्टर a माइनस का 3 वेक्टर a माइनस का वेक्टर a हो गया, माइनस का 6 वेक्टर b और माइनस का b माइनस का 7 वेक्टर b, एंड दिस इज आंसर। समझ आया? तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट z विच डिवाइड एक्सटर्नली टू द गिवन लाइन सेगमेंट 2:1। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों सेक्शन बी के भी मैंने दोनों क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग एक बार इसको देख लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन सेक्शन बी में आया नहीं है, गलत गया है, तो आप यहां से देखकर उसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 आज हम यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपके साथ सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।